बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से जो ताज़ा तरीन ख़बरें हमारे पास मौजूद हैं इन पर बात करेंगे। मसला कश्मीर के हवाले से बात होगी और हमारे प्रोग्राम में आज बात होगी ख़ुसूसी तौर पे करतारपुर राहदारी के हवाले से। आज से कुछ महीने पहले जब नवजोत सिद्धू साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और जब इस करतारपुर राहदारी के हवाले से पहली बार ओपनली बात की गई और तो सिख कम्युनिटी की जो खुशी थी वो देखने के काबिल थी कि वाकई एक ऐसी जगह जिसका ताल्लुक जो है वो स्पेशली किसी एक मज़हब के साथ है और वो मज़हब के मानने वाले अपनी जो उनकी होली प्लेसेस हैं उनसे दूर हैं और वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत एक उम्दा कदम था कि वो अपने सिख जो बहन भाई जो पाकिस्तान में रहते हैं वो और जो हम हमारे पड़ोसी मुल्क में रहते हैं कि वो अपनी इबादत गाहों तक पहुंच सकें। और वो एक बड़ी अहम जगह है जहाँ पे जो गुरु हैं उन्होंने आखिरी ज़िंदगी के आखिरी 14-16 साल गुजारे हैं वहाँ पे। तो आप ये चेक करिए कि ये देखें कि वो कुछ किलोमीटर का फासला है इंडिया से पाकिस्तान तक, और जब उनका हर साल कोई एक इवेंट होता है ख़ास कोई मजहबी एक इवेंट, तो उसमें वो दूरबीन से पूरे इंडिया से पंजाब से दूर दूर से सिख आते हैं और इंडियन बॉर्डर पे खड़े होकर दूरबीन से वो सिर्फ ज़ियारत करते रहे उस जगह की और वापस जाते थे। तो उनकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो वो आंसू बहार होते थे कि हम देख नहीं सकते, हम उस जगह पे उस सरजमीन पे हम पाँव नहीं रख सकते। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये एक बहुत अच्छा स्टेप था और इनिशियली ये वो फर्स्ट स्टेप था कि जिससे उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह करने की कोशिश की कि हम पहला कदम उठा रहे हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, ये लड़ाई झगड़े का मामला जो है ये ख़त्म हो। मगर उसकी तरफ हमें भारत की तरफ से कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिल सका। नवजोत सिद्धू साहब यहाँ पे थे, वो बड़े एक्साइटेड थे और बड़े होपफुल भी थे कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मगर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट को देखते हुए उन्हें भी काफ़ी मायूसी हुई। और इस दफ़ा फिर से, क्योंकि हम नवंबर में इसका इफ्तिताह होने वाला है, तो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इंडिया के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं मनमोहन सिंह साहब, उनको इसकी ओपनिंग पे इसकी जो इफ्तिताह है इसका, इस पे दावत दी जाएगी। अच्छा, अभी सिर्फ हमने फैसला किया है कि इसको दावत दी जाएगी क्योंकि वो एक अच्छे कैंडिडेट हैं आने के लिए, मेहमान ख़ुसूसी बनने के लिए, क्योंकि वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ उनका ताल्लुक़ जो है वो सिख कम्युनिटी से भी है, तो उनका अकीदा जो है वो, तो इस हवाले से बड़े एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। तो अभी सिर्फ हमने फैसला किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जिक्र किया इस हवाले से, और इंडियन मीडिया, मैं अभी कुछ देर पहले चेक कर रहा था कि इस फैसले के अगेंस्ट वो क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की एक चाल है, एक सियासी फूट डालने के लिए ऐसी बात की जा रही है। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में खास तौर पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सरबराह ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत जनाब रवि दीवानी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, आप सुनाएं सब ठीक? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे प्रोड्यूसर साहब कुछ बोल रहे हैं बहुत कम आवाज़ में, क्या कह रहे हैं मेरे भाई? ओके, तो रवि साहब देखें, जब दो ममालिक के ताल्लुकात आपस में ख़राब हों और इस तरह का कोई एक आपके पास एक काम हो, कोई इस तरह की एक चीज़ हो जिससे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हों, तो आपको क्या लगता है कि दोनों ममालिक को एक कदम आगे बढ़ा के जो है वो ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ बात नहीं करनी चाहिए क्या? बिल्कुल जनाब, करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने इस हसास मौजू के ऊपर जो है डिस्कस करने के लिए दावत दी। असल ये है कि देखिए ना कि इंटेंशन देखी जाते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है। पाकिस्तान ने तो जब भी मौका मिला है अपना कदम बढ़ाया है, जब भी मौका मिला है अपना हाथ आगे बढ़ाया है उनको गले लगाने के लिए, मगर अपोजिट में ये हुआ है कभी भी जो ना आपको आज तक 70 सालों में कभी भी जो ना एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया। चाहे वो करतारपुर का वाकया हो, चाहे वो क्रिकेट देखने का वाकया में ज़िया-उल-हक साहब का जाना हो,
या किसी वाक़े में भी देखेंगे, हम कभी भी पीछे नहीं हटे, हम हमेशा फ्रंट फुट पे खेले। सही है। तो असल ये होता है कि जब भी अब जैसे ये वाला करतारपुर का, जब सिखों की इतनी आवाज़ थी, जो नई गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने एक जेन्युइन मसला था जो किसी गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं लिया था पहली, और इंतहाई जेन्युइन मसला, इंतहाई। और देखिए, एक रिलीजियस है, आप किसी को रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। एक इबादत की जगह, एक उनका जो मुर्शिद या उनका बानी है सिखिज्म का, एक जगह रह के गया है और सिर्फ मतलब कुछ किलोमीटर का फासला है, और उसके ऊपर वो मतलब आंसू बहा के जब पंजा साहब आ रहे हैं, गुरुद्वारा साहब आ रहे हैं, तो यहाँ पे जाने में क्या मसला था? वो बॉर्डर के साथ है, इस वजह से कुछ मसाइल है। डेफिनेटली कुछ उनके जहन में होंगे, कुछ ये होगा कि जिन्हें कोई मतलब इस तरह की कोई हरकत वगैरह ना हो जाए। मगर देखिए, सिख एक ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसके ऊपर, जैसे अभी भी उन्होंने डिसाइड यही किया है कि भाई हम आपको एक डे पास दे देंगे, सुबह आप 6 बजे 7 बजे एंटर हो जाएं, शाम को सूरज ग्रुप होने से पहले आप निकल जाएं। तो कम से कम जितने भी सिख यात्री हैं, अब वो अपना जो ना वहाँ पे उनके लिए जो बायस अकीदत है, बायस उस हवाले से है कि वो वहाँ पे आ सकेंगे और वो अपनी जो ना जो उनके बानी की जो ना रहायशगाह रही है उसमें अपना जो ना ज़ियारत कर सकेंगे। सही। अभी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे जब ये अनाउंस किया गया था, ये प्लान था, वो सारा देखते हुए तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मगर जो खुशी की बात, जो अच्छी बात है, जिसको मैं वाकई अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, वो ये कि ये काम रुका नहीं। वहाँ पे मुसलसल काम चल रहा था और वो इस वक्त जो है वो अपने इख्तितामी मराहल में, वो नवंबर में जब इसकी ओपनिंग होगी तो वाकई अच्छा देखिए, हमारी तरफ से अगर ओपनिंग हो जाती है, इंडियन गवर्नमेंट जो है अगर वो इसमें सपोर्ट नहीं करती है, या वो तो अभी भी चाहती है कि किसी तरह ये ना ही खुले ये मामला, कि हम नहीं चाहते कि इंडियन जो है वो वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी, जो सिख जो लोग हैं, वो उनका पाकिस्तान के साथ आना जाना हो और कोई उनके साथ कोई अलैक हो। हालांकि आप देखेंगे नवजोत सिद्धू जब यहाँ पे आए हैं तो उन पे कितनी कड़ी तनकीद की गई है और बुरा, और उनको बड़ा इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, हर जगह पे वो मुतासर हुए हैं। ये बताइए कि आपकी तबीयत शायद आज ठीक नहीं है। जी सर, थोड़ी सी जो हल्की सी वो है। सही। अच्छा, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अगर फिर भी कोई इस दफ़ा भी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं रहती है तो क्या होगा? ओपनिंग हो जाएगी, लोग आना जाना शुरू कर देंगे, क्या होगा ये? सर देखिए ना, पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया था, ऐलान किया था वन साइडेड, जबकि ये बेसिकली जब ज़्यादा सिख जो है ना वो इंडिया में रहते हैं, उनको ज़ाहिर है अपने सिखों के लिए, अपनी आबादी के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए था, जबकि पाकिस्तान में 0.001% भी नहीं होगी, बहुत कम तादाद में सिख हैं। तो उसने मतलब पाकिस्तान ने एक कदम बढ़ा के जो पूरी दुनिया में सिख रहते हैं उनको कदम एक बढ़ाया, उनमें एक अपनी जो है एक रेस्पेक्ट बढ़ाई, इंटरनेशनल मीडिया में रेस्पेक्ट बढ़ाई कि वो मिनॉरिटीज़ का भी इतना ख्याल रख रहे हैं। जब ये पोजीशन आई तब पाकिस्तान अपना एज पर कमिटमेंट 91% काम कंप्लीट कर चुका है, जबकि इंडिया से अभी तक 34%, 35% वो सुनने में आ रहा है कि काम हुआ है। अब अगर नवंबर में ये होता भी है और वहाँ पे उस साइड पे नहीं होता, अब उस सिलसिले में क्या डायलॉग हो रहे हैं, जिसमें 3 मीटिंगें हो चुकी हैं पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, उसकी पैरामीटर्स तय कर चुके हैं उसके हवाले से, जैसे कि डे पास उनके हवाले से देंगे। अब इस दरमियान में किस तरह से करेंगे उसकी आपस में सेटिंग, बट नो डाउट इस चीज़ को भी कोई रोक नहीं सकता। जो उनकी पब्लिक, जो उनकी सिखिज्म है, जो वहाँ से आ रहे हैं, जो मतलब पूरी दुनिया, अभी भी आपने रिसेंटली एक देखा होगा, कनाडा से एक फैमिली बाय रोड निकली है और वो वहाँ पे जो ना पहुंची है करतारपुर में। तो बाय रोड वो पूरा स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया से होते हुए, लंदन से होते हुए वो यहाँ पहुंची, पूरी एक बस उसमें आई है। तो इस तरह की जो चीजें आ रही कि मतलब उसका आप एंथुसियाज्म देखें कि वो कितना बड़ा है वहाँ पे विजिट करने का। सही सही और सही, इस चीज के हवाले से ये देखें कि पाकिस्तान में इस मतलब इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और यूएनओ में हर जगह पे पाकिस्तान ने हमेशा मिनॉरिटीज की बात की है, मिनॉरिटीज को सपोर्ट किया है, हर चीज। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से और नवंबर में होने वाले इफ्तिताह के हवाले से, करतारपुर राहदारी के हवाले से बात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जिस तरह बयान आया कि हम मनमोहन सिंह को पाकिस्तान आने की दावत देंगे इस तकरीब में, इसकी जो इफ्तिताही तकरीब होगी करतारपुर राहदारी की, उसमें। अब ये बताइए कि जिस तरह
पिछली दफ़ा नवजोत सिद्धू यहाँ पे मौजूद थे और उनको इंडियन मीडिया ने उनके साथ अच्छी खासी ज़्यादती की। और क्या इस सारी पिक्चर को देखते हुए अब तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी इंडियन इस तरह जो है वो पाकिस्तान आ सकेगा। अगर दावत उसे मिलती है, उसने आना भी होता है, तो वो किस तरह कोई पर्सनैलिटी, इंडियन पर्सनैलिटी पाकिस्तान आने का सोच सकेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वापस जाएंगे तो उन्हें भी गद्दार कहा जाएगा, उन्हें मतलब और भी बहुत सारे इस तरह के खिताबात से नवाजा जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये तो मुश्किल काम है कि डायरेक्टली किसी को इस तरह इनवाइट करना, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अगर वो हामी तो भरेगी, मगर हामी भर के भी वो लास्ट टाइम पे ना पहुंचे जिस तरह पिछली दफ़ा की तरह, तो चीज़ें जो हैं वो ज़ाहरी तौर पे उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए। देखिए ना, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि नवजोत सिद्धू वाला जो इशू था, जो उठा है, उसके बाद कोई भी पाकिस्तान में उनका जो लीडर है आते हुए घबराएगा, क्योंकि उनको जब यहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे इवन विजिट करना भी उनके लिए बड़ा महाल हो गया। अगर वो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर मनमोहन सिंह आते हैं तो वो आप वाली बात बिल्कुल सही है कि उनको वहाँ जाके मुश्किलात का प्रॉब्लम उसको हो सकती है। मगर देखिए, नेकी करना हमने नहीं छोड़ना है। पाकिस्तान ने अपनी नेकी करनी है, अपना हाथ बढ़ाना है और पूरी दुनिया को बावर करना है कि भाई हम देखें पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब सामने वाला क्या करता है, वो अपने कॉल और फैल के साथ चलेगा, हमने अपने कॉल और फैल के साथ चलना है। सही है। अच्छा, मैं कुछ और चीज़ें भी आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है वो कश्मीर और पाकिस्तान की जब बात करते हैं, तो पाकिस्तान और भारत की जब बात कर रहे हैं, कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, तो हिंदू कम्युनिटी के इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचाया है इंडिया ने, इंडियन आर्मी ने सारा। और मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदू धर्म के मुताबिक क्या जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपनी इबादतगाह पे जाने के लिए मुकम्मल तौर पे आज़ादी है? ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत संजीदा है, आपने फिर उसकी नब्ज छेड़ दी है आपने। हाँ, नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इतनी आज़ादी है कि अगर कोई माइनॉरिटी में अगर कोई लोग रहते हैं आपके पास, तो वो अपनी मर्जी से अपनी इबादत कर सकें? नहीं, देखें, जिसमें कोई शक नहीं है कि एज कम्पेयर टू हमारे पास बड़ी आज़ादी है, बहुत सुकून से पुरसकून तरीके से जिंदगी, मगर चंद वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिसमें फिर मिनॉरिटी अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती है। ठीक है। जैसे अभी आपने रिसेंटली एक दो वाक़यात देखे होंगे कि जो है SSD जो है मंदिर पे घोटकी में एक वाक़या हुआ, एक टीचर के ऊपर ब्लास्फेमी ला लगाया गया, उसके चक्कर में पूरी हिंदू कम्युनिटी को महफूज किया गया, उससे पूरी जो लोग थे, मोब था, वो पूरे शहर में घूमता फिर रहा था उसके इवन। और फिर उसके बाद ये भी हमने देखा कि लोग शहरों से वहाँ पे घोटकी जाना शुरू हुए जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो जिंदगी में पहली दफ़ा कुछ लोग घोटकी जा रहे, किस लिए कि हम जा रहे हैं उनको सिक्योर करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक दो चार लोग तो समझ में आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी की वजह से, इंतहा पसंदी की वजह से, मगर जब आर्मी की तरह एक मुल्क की आर्मी अगर वो इस तरह का बिहेव कर रही हो कि जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको नमाज अदा करने से रोका जा रहा हो, बल्कि अगर सिख कम्युनिटी की बात करें तो अगर उनकी इबादत गाहें जो है वो पाकिस्तान में अगर हैं, उन बड़ी तारीखी ऐसे मकामात मौजूद है, अगर वो आना चाहते हैं, उनका कोई एक रास्ता खुल रहा है तो उनके राह में रोड़े अटकाए जाएं, तो ये इसमें आप हिंदू धर्म का इसमें कुछ सारा वो अमल दखल है, या ये इस तरह के जो इंतहा पसंद जो हुकूमत में हिंदू हैं उन लोगों का काम है, या गवर्नमेंट का सारा कसूर समझते हैं आप? फ़हीम भाई, मैं इसका थोड़ा सा डिटेल में जवाब दे दूंगा। देखिए, मजहब कोई भी बुरा या अच्छा, सब अच्छे मजहब होते हैं, लोग बुरे और अच्छे होते हैं, मजहब अच्छा बुरा नहीं है। जो लोग होते हैं ना, चाहे वो जैसे आपने स्टेटमेंट देखी होगी कि ट्रम्प की, उन्होंने पूरे इस्लाम को उन्होंने वो कर दिया था कि जो टेररिस्ट इस्लामिक। तो मसला ये है कि चंद लोग की वजह से पूरे का पूरा तालाब खराब हो रहा है। सही है। अब जहाँ से वाकयात हो रहे हैं घोटकी का, आपने देखा होगा वो महवर है फोर्स कन्वर्जन के हवाले से, जो लड़कियों का फोर्स, इसी तरह के जो मजहबी जो है ना जनूनियत वहाँ पे अरूज पे, मगर थैंक्स टू हमारी आर्म्ड फोर्सेस, थैंक्स टू हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज,
कि विद इन 24 आवर में उस मॉब को कंट्रोल किया गया। और मीडिया पे आप बैठ के इस बारे में बात भी करते हैं, बात भी ठीक है, और और खुले आम बात जी कर हाँ, रहे हैं जी ना। हाँ। तो ये जो चीज है ना, जो आपको देखेंगे ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इस मरतबा स्पेसिफिकली पहली मरतबा 70 साल में ये हुआ है कि आपके जो मॉब के ऊपर वही ब्लास्फेमी लॉ अप्लाई किया गया। एफआईआर जो काटी गई है वो ब्लास्फेमी लॉ में काटी गई है, जो पहले कभी भी नहीं हुआ। तो वरना जो उनका जो ट्रेंड था, जिस तरीके से वो तैयार होके आए थे, अगर आप यकीन करेंगे को 60 70 80 जो है ट्रैक्टर ट्रालियां बाहर खड़ी थी। इन लोगों ने घरों में घुसना था और उधर से जो है सारा चोरी या डकैती इस तरह की चीजें करनी थी। जैसे कुछ दुकानों पे पहुंचे गए तो रेंजर्स वहां पहुंच गई थी, और रेंजर्स को सैल्यूट हम रेंजर्स को करते हैं कि जिस तरीके से पहुंच के उन्होंने हमारी मिनाटी को प्रोटेक्ट किया है, इबादत गाहों को, हिंदुओं को। इसी तरह का अगर अब हम दूसरी साइड पे जाते हैं, डॉक्टर निमरता का केस अगर आपने अभी देखा होगा, जो खुदकशी और मर्डर में अभी तक झूल रहा है, तो इसमें भी इस वक्त अभी तक कोई उसका अता पता नहीं चल रहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ रही। पूरी इस दुनिया में कि वो एक कम्युनिटी वाइस बन गई है डॉक्टर निमरता का। आज इतने अरसे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, अभी तक आज भी कराची सही है। देखें बात सुने, अगर कोई एक केस है ऐसा, ठीक है, और उसका अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है या उसके ऊपर काम चल रहा है, अभी उससे कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुए, और हम चाहते हैं कि वो इंसाफ मिले और सारी चीज क्लियर हो, मगर ये इस तरह के हजारों लाखों केसेस जो हैं वो वैसे भी अदालतों में पड़े हुए। 19 लाख के करीब है, उस दिन पढ़ रहा था किस जगह पे, अल्लाह करे कि ये खबर गलत ही हो, 19 लाख के करीब जो है वो केसेस वो आज भी पेंडिंग पड़े हुए थे। तो मतलब इसमें डायरेक्टली कि चुन के हिंदू कम्युनिटी से ये केस निकला है, इसलिए इसका फैसला नहीं होना है, या इसलिए इसको डिले किया जाएगा, या इसलिए इसको जो है ना वो पसे पुष्ट कर दिया डाल दिया जाएगा। तो एक एग्जांपल पे एग्जांपल आई थी। वरना देखे ना, मैंने आपको शुरू से कहा कि वरना जिस तरह का घोटकी से जो उनका स्टाइल था ना, वो एक बहुत बड़ा साने का रूप हो सकता था। ठीक है, मगर थैंक्स टू रेंजर्स, दोबारा मैं इसको कहता हूँ कि उनको उस पर 24 आवर में कंट्रोल किया गया। इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि जगह इक्का दुक्का वाकया कहीं पे भी हो सकता है। मैं हिंदुइज्म के हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो मजहबी तौर पे आजादी देता है प्रैक्टिस, जो दूसरे गैर हिंदू जो लोग होते हैं वहाँ पे उस कम्युनिटी में रहते हैं, क्या उनको मजहबी तौर पे आजादी देना उनकी अपनी जिम्मेदारी समझी जाती है? बिल्कुल जनाब, ये देखिए कि हिंदू तो जो है बेसिकली हिंदू जो ना, ये इसको है सनातन धर्म। हिंदू तो नाम आया जो सिंधु के साथ है ना, इजिप्ट में आप स को ह कहते हैं, तो इसलिए जो आप सिंधु नदी के ऊपर लोग रह रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता सिंधु से हिंदू बन गए। अच्छा, ये ऐसा तो बेसिकली हिंदू मजहब नहीं है, सनातन धर्म है। हिंदू हमारी जैसे समझ रहे हैं कि जो ना आपकी जो सिंधु नदी के ऊपर जो रह रहे थे वो आहिस्ते आहिस्ते लफ्ज बिगड़ के हिंदू बन गए। अब आते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म आपको सिखाता है कि लिविंग ऑफ द लाइफ, आपके जो डिसिप्लिन से, आपके जो स्टाइल है रहने का, कौन कौन सी आपको करने हैं, किस किस्म के असूल होने चाहिए, वो आपको पूरी डेली लाइफ का एक पूरा स्टाइल है सिखा। और हमारे मजहब में अगर आप देखें कहीं पे भी नफरत आपको नजर ही नहीं आएगी। कोई हमारे पूरा मुकद्दस किताब दिखाए, कहीं पे भी देखिए आपको नफरत का नामो निशान नहीं मिला। हमेशा प्यार, अकीदा, रेस्पेक्ट बड़ों की उस वाले से। अब वही दोबारा आ जाता है कि मजहब के हवाले से ना अगर कुछ लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, ये हमें मजहब नहीं सिखा रहा, ना मुकद्दस गीता में हमारा, ना गुरु ग्रंथ साहब में सिखों का है, ना हमारे रामायण में है। कहीं पे भी देखेंगे हमारे लिए देखेंगे एक वालिद साहब का कॉल अदा करने के लिए सिर्फ कमिटमेंट पूरी करें। 14 साल रामचंद्र बनवास चले गए। एक भाई अपने साथ, उस भाई और बड़े भाई के रिश्ता निभाने के लिए वो छोटा भाई उसके साथ खिदमत करने चला गया। एक बीवी देखें उसके साथ निभाने के लिए वो 14 साल चली गई। तो हमारा जो पूरा अगर आप मजहब देखेंगे कहीं पे भी वो एक पूरी रेस्पेक्ट, पूरी आजादी के साथ, चाहे वो औरतें हों चाहे वो हो। बाकी अगर आप देखेंगे कहीं पे अगर ये औरतों की आज़ादी भी अगर आप देखें, हमारे यहाँ बेहतरीन किस्म की आज़ादी है। कोई उसमें वो नहीं है कि इस तरह से कोई आपको जो है डैमेज किया जाए या कोई रास्ता रोका जाए। हम तो अपनी भाभी को भी माँ समझते हैं। हमारे यहाँ तो जो शादी भी जो होती है वो आप अपने रिश्तेदारों में शादी भी नहीं कर सकते। तो लड़ाई झगड़े के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट है? अभी जिस तरह हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कहा कि हम इंडिया से बहुत छोटे हैं
ठीक है, और हमारा पड़ोसी ये चाहता है, अगर वो ये चाहता है कि हम सरेंडर कर दें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम तो आखिरी दम तक लड़ेंगे, और हमारे साथ कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, हम तो एक अल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं। और मतलब हम जो एक वो पूरा एक नज़रिया था वो उन्होंने पेश किया कि हम अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम तो आखिर तक लड़ेंगे। तो हिंदू धर्म लड़ाई के हवाले से और जंग के हवाले से जो है वो क्या हिंदू धर्म तालीमात देता है? में लड़ाई का कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। आप शुरू से देखेंगे ना, अगर कॉन्सेप्ट जो है ना, अगर इवन हमारे यहाँ तो देखे होंगे जो ना, वो जो मुर्गी काटने वाले भी आपको हिंदू बंदे नहीं मिलेंगे आपको, तो इसलिए खाने वाले मिल जाते हैं, खाने वाले तो बहुत है तो इसलिए हमारे मजहब में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई इस तरह की जंग हो जाए। इसलिए अगर आप पूरी देखेंगे समाज 2-4 आपके हमारे जो बादशाह होंगे, तभी जो बाहर से बैरूनी लोग आए उन्होंने आके कब्जा किया है इंडिया के ऊपर, या पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था, इंडो पाक जो था, उसके ऊपर हमेशा उन्होंने कब्जा किया है। बिल्कुल सही चाहे है। वो कहाँ से गजनवी से लेके या सोमनाथ के मंदिर पे बैठा देखें, तो वो तो अगर इतनी जंगो जदल वाले होते या इस तरह की नेगेटिव अप्रोच वाले होते तो उसके ऊपर बाहर से हजारों साल आके हुकूमत नहीं करते। लड़ाई झगड़े तो आपस में भी रहे आप, मतलब धर्म का होना, मतलब एक रिलीजन वो आपको तालीमात कुछ दे रहा होता है, और आगे से जो हम प्रैक्टिस उसे कुछ और अंदाज से भी कर रहे होते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़े का बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जंगो जदल का, मगर आप ये भी देखें कि पहल हमेशा वहाँ से हो रही होती है। आप बहसीयत पाकिस्तानी, आप अगर ये चीज़ देखें कि अभी ये हाल ही में जो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे जो पहल की गई, ठीक है, 50 दरख्त उड़ाए गए। जी 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 तो दीने इस्लाम जो है वो भी एक अमन और एक इंसानियत का दर्स देता है, और इसमें भी हमें बिल्कुल ये नहीं सिखाया गया कि आपने पहल करनी है। हाँ, अगर अगर किसी दूसरे ने पहल की है तो फिर आप अगर हक पे खड़े हैं तो फिर आप आखिर तक उसको घर तक छोड़ गए। तो ये जो हम रिलीजन तो सारे, उसका मकसद ही ये है कि कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को एक अच्छा रहन सहन का तरीका दिया जाए, जिससे आपस में लड़ाई झगड़े खत्म हो और प्यार मोहब्बत शुरू हो। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, ओके, मेरा ख्याल कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही। अच्छा, तो एक और मिसाल हम लोग मतलब टीवी चैनल्स पे बैठ के हम देख रहे होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को भी यहाँ पे तजिया करते हुए नहीं बोलनी चाहिए, और वो इवन इंडियन मीडिया तो उसे तो हदें ही पार की हुई हैं सारी। तो एक बगल में वो छुरी, मुंह में राम राम, इस तरह की चीज़ें, मतलब ये क्यों कहते हैं? ये क्या वजह है इस बात की? देखिए, कुछ ये जो महाभारतन बनाया गया, बगल में श्री राम मुंह में राम राम, तो ये बेसिकली क्या है कि एक जो नेगेटिव अफराद हैं उसके हिंदुओं के खिलाफ आप साजिश समझ लें या वो समझ लें, वरना अदरवाइज अगर आप देखें उनका कॉन्सेप्ट जो दिखाया गया है, जो आपने इसको सबसे ज्यादा प्रोमोट किया उमर शरीफ ने अपने ड्रामों में, जो कराची में ड्रामों में उसको जो उन्होंने किया, अच्छा, कॉमेडी के लिए यूज हुआ कि मुंह में राम राम, और उसको उन्होंने ट्रेंड बनाया। अदरवाइज आप उसको फिर फिल्मों में भी फॉलो किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए ना, हमारी जो स्टेट चैनल होता है, ये आपने इस जिक्र में मैं आपको और बढ़ाता चलूँ कि एक्चुअली थोड़ा स्टेट चैनल पीटीवी की भी इसमें थोड़ी गलती है कि आज तक कोई भी एक हिंदू आदमी को हीरो के किरदार पे या पॉजिटिव किरदार नहीं दिखाया गया। हम जब भी दिखाया गया है, नेगेटिव दिखाया गया है। तो ये एक गवर्नमेंट का, जबकि प्राइवेट चैनल में आपको अच्छे किरदार नजर आएंगे, मगर यहाँ पे पीटीवी की क्या पॉलिसी हमें समझ में नहीं आता। जैसे आज हम बैठे हुए आमने सामने बात कर रहे हैं, बीइंग ह्यूमन बीइंग, एक दूसरे से खुल के डिस्कस, बड़े अच्छे नोट्स पे बात हो रही है और खुल के डिस्कस हो रही है, हर पॉइंट के ऊपर डिस्कस हो रही है। तो ये एक आपको यकीन दिलाता है कि हम यहाँ पे इजहार, आजादी इजहार के ऊपर बैठे हुए, ये चीज है। अगर उसी तरह के अगर पीटीवी में आ जाए ना, पीटीवी में ये आज तक किरदार नहीं हुआ, क्योंकि देखिए पॉलिसी जो इंटरनेशनल देखती है वो उनकी गवर्नमेंट चैनल के ऊपर देखती है कि उनकी पॉलिसी क्या चल रही है। नो डाउट यहाँ पे पॉलिसी कोई डिफरेंट है, टीवी चैनल आज तक उस पर नहीं आया। सही है। अच्छा, देखें, पाकिस्तान के बनने की वजह जो है वो दो कौमी नज़रिया, ठीक है, कि हम एक अलग कौम है
और यही एक नज़रिया था हमारा, और हम अलग रहना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है ना अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये सारी इसकी वजह थी। आप वो हिंदू कम्युनिटी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदू कम्युनिटी के आप सरबराह हैं, ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के। आपके बड़े भी यहाँ पे, पिछली नस्लें भी आपकी यहाँ पे पाकिस्तान में ही रह रही हैं। तो जो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तानी हिंदू होते हुए, यहाँ पाकिस्तानियों के साथ जो भाईचारा है, जो आपस में जो रिलेशन है, जो ताल्लुकात है, मैं चाहता हूँ उसके बारे में बताएं, जो आपके बड़े बताते आए हैं आपको, ज़रा कुछ वो एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, जो 1947 में जिन्होंने जाना था वो चले गए, ठीक है। उस वक्त हमारी पॉपुलेशन थी तकरीबन अराउंड 23%, और इस वक्त हमारी जो पॉपुलेशन है तकरीबन 4% है। सही है। तकरीबन इस वक्त हम जो है 8 मिलियन के करीब, 9 मिलियन के करीब पब्लिक हमारी रह रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सन ऑफ द सॉइल्स हैं, जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे अपना वो प्रूव किया है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा उस मुल्क से कोई वास्ता नहीं है। मगर इनका ताल्लुक इसी मट्टी से था, इसी मट्टी से था, इसी मट्टी से मरेंगे, इसी मट्टी में जिएंगे। लड़ाई झगड़ा जो भी होगा हम यहीं करेंगे, यहीं खेलेंगे, कूदेंगे, सब कुछ हमारी ईदें भी। सही है। देखिए, अब 2 भाई होते हैं ना, तो कम से कम उनके दरमियान में भी लड़ाई झगड़ा होता है, बिल्कुल होती है, घरों में भी होती है लड़ाई। तो ये जो चीज है ना कि हमें कल को कोई जुदा नहीं कर सकता। ये जो चीजें हमने यहीं सॉर्ट आउट करनी है। कोई जाके हम किसी बाहर का बंदा आके कोई नहीं करेगा। हमारी ईदें भी साथ हैं, हमारी होली भी साथ है, हमारी दिवाली भी साथ है। इसलिए कोई इसमें नहीं। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 या 3 मरकज ऐसे हैं, जैसे घोटकी में, जैसे सरंदी साहब हैं, मियाँ मिट्टू साहब हैं, मैं नाम ले रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो लोग हैं ना, ये यहाँ पे बीज बो रहे हैं इस चीज का। ये किसी और का जन्म यहाँ पे मतलब किसी और का थिंकिंग लेके आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये सारा कुछ, ये ताल्लुकात की जो खराबी है, इस तरह के जो मामलात हैं, ये इंडिया भी करवा सकता है? सर, कोई भी करवा सकता है। देखिए, जो भी है, देखिए आज अगर ये चीजें हो रही है ना, आखिर इस चीज को अगर आप महवर हटा दें, फोर्स कन्वर्जन या इस तरह के वाकयात का, अदरवाइज आपको फोर्स कन्वर्जन पे हमारी लास्ट टाइम बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। बिल्कुल। और वो उसमें जितना कसूर जो है ये इस वो जाहिल जहनों का है, उतना ही कसूर जो है कहीं ना कहीं वो हिंदू कम्युनिटी का अपना भी है इसमें। इस बारे में अगर आप चाहते हैं तो हम वक्फे से वापस आके बात कर सकते हैं इस पर। कोई इशू नहीं सर। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं जी, हम वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे में, हूं फहीम अब्बास और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत जनाब रवि डवानी साहब। इनसे बड़े हसास नुक्तों पे बात हो रही और बड़े अच्छे नोट पे। अच्छा देखें, वक्फे से पहले मैं ये बात कर रहा था आपसे कि क्या आपको पाकिस्तान में रहते हुए, वैसे तो अगर पूछा जाए, किसी से पूछा जाए, किसी भी तबके से कि आपको शिकायत क्या है, तो वो आपको हर कोई बताएगा जनाब मेरा कारोबार नहीं चल रहा, हमारा प्रॉपर्टी का काम है वो बंद हो गया, इन्होंने खसूसी तौर पे वो हमारे जो बिज़नेस है उसको तबाह करने की कोशिश की है। उधर कोई गाड़ियों वाले से पूछ लेते हैं, हमारा गाड़ियों वाला बिज़नेस तबाह हो गया, इन्होंने बुरा हाल करने की कोशिश की है। आप किसी काश्तकार से पूछ लें उसे कि भाई ये अभी कपास की काश्त के बारे में क्या ख्याल है, वो इसके ऊपर भी आपको शिकायत करेंगे। कि देखिए, मैं एक तो हम मुआशी तौर पे जिस हालत में है उसको देखा जाए तो हर शख्स को ही, हर फर्द को कोई ना कोई एक शिकायत का सामना है, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है। जब आप प्रोसीजर बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं तो थोड़ा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हिंदू कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे थे, क्या हिंदू कम्युनिटी को आपको लगता है कि जानबूझ के किसी न किसी ऐसी, मतलब जो अगर उन्हें कोई शिकायत है या कोई परेशानी है तो वो जानबूझ के उसका शिकार किया जा रहा है? नहीं फहीम भाई, इसी तरह की कोई वाकयात नहीं है कि कोई स्पेशली टारगेट करके कोई जन्म। बाकी मैंने बताया आपको ओवरऑल, जैसे मेरे साथ में बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई ऊपर नीचे हमारे साथ रहते हैं, दावतों में साथ होते हैं, हर जगह पे खाना पीना घूमना फिरना, हर जगह में कहीं हमें ये फीलिंग नहीं हुई कि हमारे साथ मुस्लिम है या मैं उसके साथ एक हिंदू बन के जा रहा हूँ। सिर्फ बीइंग एक फ्रेंड हम बन के जा रहे होते हैं, कहीं पे ये फीलिंग नहीं होती। मगर क्या होता है कि मैंने आपको जैसे उस वक्त भी बताया था, ये कुछ लोग जो जिनका कोई मजहब नहीं होता, वो किसी और की
अपने इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। अदरवाइज पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू कम्युनिटी को कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हुए कि जिसमें वो कह सके कि नहीं यार हमने वो करना। अगर ऐसा होता तो हिंदू कम्युनिटी आज जन तक 80 से 90 लाख हिंदू कम्युनिटी यहाँ रह रही है पूरे तरक्की में, पाकिस्तान की तरक्की में, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी ज्यादातर जन आपको देखा होगा वो बिजनेस माइंडेड होती है। जी हाँ, वो उनका 99% वो अपनी बिजनेस में, चाहे वो चावल का काम आप देखें, कंदकोट, कश्मीर, लाड़काना, ये चावल की सबसे बड़ी मंडियां हैं। तो इसलिए हिंदू कम्युनिटी को कभी भी आपने नेगेटिव या लड़ाई झगड़े में नहीं देखा होगा। हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में शाना बशाना काम किया है। उनकी टैक्सेस में देना, उस तरह से कभी आपको नेगेटिव किरदार नहीं मिला होगा। ईवानों में हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, अच्छी खासी पोस्ट तकरीबन 19 से 20 जो है ना, एक तो हमें मतलब 5% कोटा में जो आ रहा है, मिनार्टी सीटें मिल रही हैं। उसके अलावा ओपन इलेक्शन भी, जैसे भी हमारे पास 2 हमारे MP, एक MNA जो है हरीराम किशोरी लाल जीत के आए हैं मीरपुर खास से, पहली मरतबा मतलब मीरपुर खास से सीट पीपल्स पार्टी ने निकाली। इसी तरह महेश मलानी साहब हैं, MNA की सीट उसने निकाली है ओपन उस हवाले से। ज्ञानचंद ईसरानी साहब हैं, जामशोरों से निकाली है। तो देखिए अब हमारी जो कम्युनिटी मतलब इतनी मतलब वो अपनी वर्थ रख रही है कि वो एक ओपन मेरिट पे मतलब इलेक्शन लड़के जीत के आ रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान में मिनार्टीज का एक ट्रस्ट है, या मिनार्टीज के ऊपर ट्रस्ट है मेजॉरिटी का। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट घोटकी में जो जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, ठीक है, हम फुल मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि जो भी हुआ गलत हुआ, कुछ ऐसा जो है वो। मगर माजी में मुझे एक बात बताएं कि क्या मजहबी बुनियादों पे इस तरह की लड़ाई झगड़े ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी के साथ कभी हुए हैं ऐसा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुसलमानों ने शायद आपस में जो ज्यादा लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी माइनॉरिटी के साथ जो है कभी, हाँ चर्च पे एक दफा पाकिस्तान में यहाँ पे वो एक हमला हुआ था, मगर वो अगर इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, जो टेररिस्ट्स हैं, उनके साथ अगर देखा जाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख मतलब अगर वो सारी बड़ी पिक्चर में देखा जाए तो मेरा ख्याल उन्होंने मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो वो उसमें मुसलमानों का कसूर नहीं है, वो तो दहशतगर्दों का कसूर है उसमें। और जिसके खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान जो है अपना मुकम्मल तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए अभी भी ज़रबे अज़ब था, या पेशावर पे जो बच्चों के स्कूल के ऊपर अटैक था, या डिफरेंट जो दूसरी चीजें, देखिए ये इंसानियत पे अटैक है। ये न स्कूल पे अटैक है, न आपका मस्जिद पे अटैक है, न मंदिर पे अटैक है, ये इंसानियत पे अटैक है। इसके लिए इवन पेशावर वाले वाक़े के ऊपर हमने अपने जो क्लिफ्टन का मंदिर था, आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत ने पूरा विजिल किया था, जिसमें सारी हिंदू कम्युनिटी आके उनको जन्म ने श्रद्धांजलि दी थी। तो देखिए मैं वो जो चीजें आती है ना, वो एक आता है कि जिसमें इंसानियत के लिए हिंदू कम्युनिटी आगे आगे रहती है आपको। तो इसलिए हाँ, जैसे अगर खुदा न खासा अटैक्स हुए हैं तो मंदिरों पे हम सेविंग रही है, फोर्सेस ने काफी बड़ा किरदार अदा किया है उसको सिक्योर करने में। इसी वजह से कि यहाँ पे हमारी आबादी फल फूल रही है, और सिक्योरिटी के लिए आज मैं बबांगे दहल कह रहा हूँ कि भाई ये वजह सिर्फ ये है, ये कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि हमारा इंटरनल जो है, हम बना काम एंड क्वाइट और सेटिस्फाइड है। एक हिंदू में आल पाकिस्तान हिंदू पे अभी देखिए PTI की जो गवर्नमेंट आई है, जिसकी भी आई है पॉलिसी, तो जैसे अभी सियालकोट में 1000 साल पुराना मंदिर खोला गया, इसी तरह दूसरे मंदिर खुल रहे, इसी तरह करतारपुर की राहदारी खुल रही है। तो ये जो चीजें आ रही है दिखा रहे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको मिनारिटीज को और पावरफुल बनाने के लिए और उनको सपोर्ट देने के लिए आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया वो भी ज़ाहिर है वॉच कर रही है, हर दुनिया में वो भी लोग देख रहे हैं कि यार किस तरह पाकिस्तान अपना मेजॉरिटी मिनारिटीज को अपने बाहें खोल के उनको अपने गले लगा रही है। तो क्योंकि देखें हम नहीं चाहते कि कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो जाए आपस में, मुसलमान कम्युनिटी आपस में लड़ाई झगड़े जो भी इनके होते हैं उसको सॉल्व कर ही रहे हैं हम लोग, मगर कोई माइनॉरिटीज में रहने वाले जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हम नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि हमारा जो दुश्मन बैठा हुआ है ना हमारे दीवार के साथ,
वो हर चीज को मिसयूज करता है। अभी घोटकी वाले इस वाक़े को भी जो इंडियन मीडिया ने जिस तरह उसे मिसयूज किया है कि जनाब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा किया जा रहा है, हिंदू धर्म के साथ दुश्मनी निभाई जा रही है और पता नहीं क्या क्या बातें, जो सारी मन घड़त थी, मगर एक दो तस्वीर दिखा के उन्होंने पूरे इमेज को खराब करने की कोशिश की जाती है। मैं यहाँ कराची में इस वक्त अपनी रिस्क की जगह पे बैठा हुआ, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, यहाँ पे कराची में जुनेजो टाउन में एक खाना बदोश लोगों की एक कम्युनिटी है। वो सारे हिंदू लोग रहते हैं वहाँ पे। गरीब लोग जो वहाँ पे माइग्रेट करके आए होंगे कभी किसी ज़माने में, खाली प्लॉट देख के वहाँ बैठ गए, उनके बच्चे हैं वहाँ पे, अब उनके पास रहने को सिर्फ एक झोंपड़ी है। और मगर क्योंकि एक जो मजहबी जोश व जज्बा सब में ही होता है, तो उन्होंने वो जो मंदिर है ना उसको उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा बनाया हुआ है, कुछ थोड़ा सा ईंटें वगैरह लगा के पक्का किया हुआ है। कोई 100 के करीब फैमिलीज वहाँ पे रहती हैं। अब उन 100 के करीब फैमिलीज का जो वहाँ पे जो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों का, दोस्तों एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे रवि डिवानी साहब से, जो कि ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के सरबराह हैं। इनसे बात करते करते हमें अचानक कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना पड़ा। तो उस वक्त बात ये हो रही थी कि हमारे यहाँ पे जो अक़लियतों के साथ जो एक रवैया रखा जाता है, ये बड़ा एक आइडियल है। मैं ये बता रहा था कि कराची में जुनेजो टाउन में एक ऐसी आबादी मौजूद है जहाँ पे खाना बदोश हिंदू हमारे बहन भाई रहते हैं। उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से महरूम है, क्योंकि और उनकी बुनियादी सहूलतें उनके पास मौजूद नहीं है, पीने खाने की सहूलतों के साथ साथ, क्योंकि वो जिस तरह हमारे यहाँ पे इस तबके के सारे ही लोग वो इस चीज़ का शिकार रहते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे पाकिस्तानी और मुसलमान बहन भाई हैं जो वहाँ पे उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसी एक कम्युनिटी के अंदर मंदिर स्कूल के नाम से एक स्कूल की बुनियाद रखी हुई गई है, जहाँ से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एक मुस्लिम टीचर हैं जो उन्हें बाकायदा पढ़ाती हैं। इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन नाम की एक NGO है, ये उनके लिए काम करती है। और इन बच्चों के जो जितने नए बच्चे पैदा होते हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई है, और उनको पढ़ा के सरकारी स्कूल तक भेजने की जिम्मेदारी, उनके यूनिफॉर्म्स, उनकी किताबें, उनको हर किस्म, ताकि वो बच्चे जो हैं कम से कम उनके पास तालीम जैसी ताकत हो और वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकें। तो इस तरह का रोल हमें अपनी सोसाइटी में अदा करने की ज़रूरत है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जो इसका हिस्सा हैं और जो इसमें काम कर रहे हैं। खैर, रवि डिवानी साहब जो है वो वक्फे से पहले हमारे साथ मौजूद थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे साथ रहे और हमने उनसे बड़ी अच्छी एक गपशप की, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू रही हिंदू कम्युनिटी के हवाले से और मुसलमान अक्सरियत के हवाले से। अभी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहाँ मैं बात करूंगा एक बहुत ही अहम शख्सियत से, नहायत अहम मौजू पे। ये जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ है करियर काउंसलिंग से। हमारे यहाँ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पे हंगामी बुनियादों पे काम करने की हमें ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि 3.5 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल नहीं जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें आज भी अपने घरों में मसाइल का सामना है तालीम के हवाले से। बच्चा आर्ट्स में पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स कहते हैं नो, तुमने तो डॉक्टर ही बनना है, या पहले से डिसाइड हुआ होता है कि ये इंजीनियर बनेगा बच्चा, इसे हमारा ये फलाना बच्चा जो इसको मैं इंजीनियर बनाऊं। बल्कि हम लोग अपने घरों में देखते हैं बच्चे, अब 2-3 बच्चे घरों में हम अपने सामने देख के कह रहे होते हैं इसको तो मैंने डॉक्टर बनाना है, इसको मैंने वकील बनाना है, इसको मैंने ये बनाना है। तो उनके मुस्तकबिल का फैसला हम लोग कर रहे होते हैं और बच्चे के इंटरेस्ट को देखे बगैर। तो अच्छा, फिर बच्चों को क्योंकि हमारी जो आबादी है वो आधी से ज़्यादा आबादी मुश्तमिल है नौजवानों पे, तो हमारा नौजवान जो है उसके पास रहनुमाई नहीं है, उसे ये नहीं अंदाज़ा, उसे ये पता नहीं, उसे गाइड करने वाला कोई नहीं है कि उसे किस कैरियर को
चूज़ करना है, उसे उस करियर के हवाले से काउंसलिंग जो है ये बहुत ही एक अहम इशू है। इस हवाले से आप दोस्त जो इस प्रोग्राम देख रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप इस प्रोग्राम को गौर से आज के प्रोग्राम को देखिएगा। अगर आप किसी करियर को ज्वाइन कर चुके हैं तब भी आपके लिए बहुत अहम है, और अगर आप माँ हैं या एक बाप हैं तो तब भी आपके लिए ये आज की ये नशिस्त है, आज की ये जो गुफ्तगू है बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काउंसलिंग से, करियर काउंसलिंग से। जनाब शाहीन खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक रहेंगे। मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ एक चीज़ का ट्रेंड शुरू होता है और फिर वो ट्रेंड शुरू, पता नहीं उसको क्या मैं कहूँ, एक MBA का काम शुरू हुआ तो हर बंदा MBA कर रहा है, MBA मार्केटिंग हो। ये लोगों ने दो दुकानें इकट्ठी करके इंस्टीट्यूट्स भी बना ली कि जना हम MBA करवा रहे हैं यहाँ पे। उससे पहले BCS शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया ने BCS कर लिया ना। BCom शुरू हुआ तो BCom का सारा एक दौड़ लगी हुई। तो ये सूरत हाल क्या मुनासिब है? ऐसा होना चाहिए कि सारे ही स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक ही जहन के होते हैं कि एक ही फील्ड में घुस जाए और तालीम हासिल करना शुरू कर दें? देखें, ये बहुत गौर तलब मामला है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है वो पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स के पास अगर कोई विजन नहीं होगा तो डेफिनेटली बच्चे के पास भी कोई विजन नहीं होगा। और पेरेंट्स जो देख रहे होते हैं बच्चे की मुस्तकबिल को या उसके फ्यूचर को, वो किसी उनकी लाइफ में किसी से इंस्पायर हो के वो उसके मुस्तकबिल को देख रहे होते हैं। ये पेरेंट्स का इशू है। अगर पेरेंट्स अपना एक विजन क्लियरली उसके लिए, बच्चे के लिए डिफाइन करें और उस पे जहाँ वो इतनी तालीम के ऊपर जोर देते हैं स्कूलिंग के अंदर, दूसरी चीज़ों के अंदर, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस पॉइंट को भी मद्देनज़र रखें कि इनकी जो कैरियर है उसके अंदर हमने कौन सी ऐसी फील्ड इनको देनी है या इनके लिए लेकर आनी है जो इनके आने वाले फ्यूचर के अंदर एक इस ब्राइट हो। तो ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट का अपना डिसीजन कहाँ रह गया? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूं। बेसिक लेवल बात कि बेसिक लेवल पे पेरेंट्स का है। और जब स्टूडेंट अपनी लाइन में आता है, जब वो इंटरमीडिएट करता है या A लेवल्स करता है, जब वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर आता है तो फिर वो स्टूडेंट का डिसीजन होता है। ठीक है, तो अभी आप प्री स्कूलिंग की या अर्ली स्कूल जो या प्राइमरी स्कूल तक, अब उस एज के बच्चों के वालिदैन के बारे में बात कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूं कि देखें, बच्चे को शुरू से ही फीड देना शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स कि ये मेरा बेटा पायलट बनेगा, ये मेरा बेटा आर्मी ऑफिसर बनेगा, ये मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर आएगा, इंजीनियर आएगा। तो बेसिकली हमारी जो कस्टम है, जो कल्चर है घर का, वो शुरू से इस्टेब्लिश हो जाता है, बच्चे के माइंड में बन जाता है। तो अब वो उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर मैनिपुलेट करता रहता है। अब उसकी स्किल्स कुछ और थी, वो चल कुछ और डायरेक्शन में रहा है। तो इसको चाहिए पेरेंट्स को कि वो इन पॉइंट्स को देखें, इन पॉइंट्स को गौर करें कि हमारे बच्चे की जो डायरेक्शन है वो किस तरह की है। तो ये तो हो गया बेसिक, एक उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके इंटरेस्ट पे बात करें। वो उसके बाद अभी एट दिस मोमेंट अगर हम बेसिक बात कर रहे हैं बच्चों की, तो वो उनके लिए लाइफ एक बस क्या कहते हैं, चार्म है। उनको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हम क्या करेंगे आगे चल के या हमारी लाइफ क्या होगी। हम स्कूलिंग में ही बैठे हुए हैं, जो एक शरारतें होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे इस एज के ऊपर मैं कहता हूँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने बच्चे को विजन दें। कहते हैं ना कि जो मैट्रिक तक की जो तालीम होती है ये पहली सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी। हाँ, आगे मुस्तकबिल में आप क्या बनने जा रहे हैं, कैसी तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, तो इस मैट्रिक तक तो पेरेंट्स का बहुत ही अहम रोल होता है। तो अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, फर्ज करें कि जिनका पढ़ने को दिल नहीं करता, ठीक है, अब उनको पेरेंट्स कैसे पढ़ाई की तरफ लेके आए, वो किस तरह उनके इंटरेस्ट देखे जाएं, या क्या ऐसा भी होता है कि हर बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता?
नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। असल में हमने कोई बहुत पढ़ाई को बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बना दिया है। हाँ। पढ़ने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है, पढ़ाई का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप को ग्रेड्स मिलने चाहिए, आप एक जिसे कहना चाहिए कि ग्रेड्स की लाइन में हो, एक्सीलेंस की लाइन में हो। पढ़ाई का ये मकसद नहीं है। पढ़ाई का मकसद ये है कि जो चीज़ आपको टीच की जा रही है उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करना, अपनी डायरेक्शंस को सही करना। देखिए, मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से आपको दे सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर लड़का या हर प्रोफेशंस के अंदर एक्सीलेंस मौजूद हो या एक्सीलेंट लोग मौजूद हो। जाहिर सी बात है, अगर कोई फील्ड है या अगर कोई क्लास है, उसके अंदर बच्चे वो भी हैं जो कि इंटरेस्ट नहीं रखते, वो किसी और चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन पढ़ाई का जो एक बेसिक चीज़ है ना कि उनकी इथिक्स सेट की जाती है, उनको एक मॉरलाइज किया जाता है सोसाइटी के लिहाज से, ठीक। उनको उनका एक फॉर्मेट रखा जाता है। उस फॉर्मेट में कहीं भी ये नहीं है कि वो ग्रेड्स में आएगा। सही, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये लाजमी नहीं है कि हर बच्चे के अंदर ये सलाहियत हो कि वो क्लास में फर्स्ट आ जाए। ठीक है, तो माँ बाप को अपनी ख्वाहिशात और हकाइक जो है ये भी देखने चाहिए कि अगर बच्चा जो है वो 33 नंबरों वाला बच्चा है, पासिंग मार्क्स वाला, मगर हो सकता है कि वो जिंदगी में बड़ा कामयाब हो आगे जाके, उसके अंदर वो ऐसी सारी सलाहियतें मौजूद हों। ऐसा ही है। हाँ, कि वो इधर तो एक एवरेज है मगर बाकी दूसरे सेक्टर्स में अगर उसके इंटरेस्ट के मुताबिक अगर उसे गाइड किया जाए, उसको वो उस तालीम की तरफ या उस फील्ड की तरफ अगर उसे थोड़ा सा पुश किया जाए जो वो चाहता है, तो वो फर्स्ट भी आ जाए। देखिए, तालीम अपनी जगह है, ट्रेनिंग अपनी जगह है। बेसिकली हमारे यहाँ पे तालीम दी जा रही है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ठीक है, जिस पर मैं काफ़ी फोरम्स पे बोल चुका हूँ, बातचीत हो चुकी है कि आप तालीम के साथ साथ ट्रेनिंग भी दें। ये ट्रेनिंग कौन देगा? ट्रेनिंग टीचर्स भी दे सकते हैं, ट्रेनर्स भी दे सकते हैं। ये स्कूल्स कॉलेजेस को स्पेशली हायर करने चाहिए ट्रेनर्स कि वो बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। जैसे आप एक ट्रेनर हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। जब तक आप देखें बच्चे की, अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे पास सिर्फ 3 से 4 सेक्टर्स हैं मैट्रिक तक। साइंस का है, कॉमर्स का है, कंप्यूटर आ गया है अब, ठीक है, और आखिरी आर्ट्स आ जाता है। सही है। इसके अलावा आपके पास कोई और सेक्टर नहीं है। 5th वन, आप अगर टेक्निकल साइड पे चले जाते हैं तो वो एक टेक्निकल स्कूल की तरफ आ जाता है। इसके अलावा आपके पास बच्चे के पास क्या है? कोई हमारे पास एकेडमिक्स, कोई स्पोर्ट्स एकेडमिक्स नहीं है। कोई हमारे पास इस लेवल पे जब बच्चे का हम इंटरेस्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो टेस्टिंग लैब कहाँ है हमारे पास कि उसका इंटरेस्ट हम किस तरीके से टेस्ट करेंगे। अब 5 ऑप्शंस में से आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं? कोई ऑप्शंस नहीं है। नहीं है। अगर आपका बच्चा जो है वो स्टडीज नहीं कर रहा या बिल्कुल डल है, अब एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, तो उसमें से 2 को तो अच्छी वो बड़ों को देखते हैं कि वो डफर है, वो ये है, तो वो जो छोटे वाले होते हैं वो जरा अपने आप को पेरेंट्स के सामने लेकर आ जाते हैं। ये हर घर का मसला है कि अगर सब बच्चों में से कोई एक या 2 बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली वो जरा एक्टिव होते हैं, वो बड़े बेटे या छोटे बेटे या जो डफर होता है उसको एग्जाम्पल करते हैं कि हम इस तरह नहीं करेंगे, तो हम पेरेंट्स को परेशान नहीं करेंगे। तरबियत की वजह से हो रहा होता है कि उनकी कोई अलग तरबियत हो रही होती है या वैसे उनका मिजाज और उनकी सलाहियतें हैं? मिजाज की बात होती है। देखिए, आप वही बिल्ट इन एबिलिटीज होती हैं जो अल्लाह ताला ने दी हुई होती हैं। अब वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसको किस तरीके से फैक्टराइज करें। हम फैक्टराइज नहीं करते, तो हम उसको, वही वाली बात है कि हम सारा इंटरेस्ट बड़े बेटे पे या बड़ी बेटी के ऊपर लगा देते हैं कि इसने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या पायलट बनना है या दूसरी चीज बननी है, तो वो फिर जाहिर सी बात है कोलैप्स वहां आ जाता है बच्चे के माइंड के अंदर। अच्छा, बेटे पे ये भी होता है कि हमारे यहाँ बेटे की तालीम पे ज्यादा से ज्यादा जो खर्च कर सकते हैं वो किया जा रहा होता है और उसका पढ़ने का ज़हन भी नहीं होता है, और बेटी जो है वो पढ़ना चाह रही होती है और उसको एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया होता है सिर्फ ये कह के इन्हें तो कल नू हांडियां रोटियां ही करनी है ना, तो वो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल सही। तो ये एक देखिए, ये तो एक है हमारी सोसाइटी के अंदर ये मामला है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर चीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमारी जो मैंने कहा ना कि पेरेंट्स का बहुत इन मौकों के ऊपर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है कि वो अपने बच्चों को इक्वलाइज लें।
एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी जो घर की जो एनवायरनमेंट होता है या जो माहौल होता है उसके लिहाज से बच्चों को इक्वलाइज लें। बिल्कुल सही। अभी एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे यूथ की डायरेक्शन के हवाले से कि जो हमारी नौजवान नस्ल है इसको जो रहनुमाई करने के लिए इनकी पेरेंट्स का क्या किरदार हो सकता है, पेरेंट्स जो हैं वो अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं, टीचर्स वो अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं शाहीन खान साहब जो कि कैरियर काउंसलिंग करते हैं और आज हम इनसे इसी हवाले से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले कि हम यूथ की किस तरह रहनुमाई कर सकते हैं। देखिए, कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो पूरे मुल्क के नौजवानों के लिए काम तो नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने घर में जो उनके नौजवान बच्चे हैं वो उन्हीं की रहनुमाई करेंगे तो मेरा ख्याल अपना एक किरदार अदा हो जाएगा। मगर वो उन सबको एक पेज पे काम करना होगा हमें कि हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है और हमने अपना किरदार किस तरह अदा करना है। अभी फर्ज करें कि एक स्टूडेंट है, उसने इंटरमीडिएट के बाद उसने कहा भी मैंने आर्ट्स में एडमिशन लेना, मुझसे नहीं ये मेडिकल और इंजीनियरिंग और ये सारा कुछ पढ़ा जाता, और ठीक है उसमें वो इतना अच्छा नहीं था, शायद आर्ट्स में अच्छा भी हो। अब पेरेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं, तुमने आर्ट्स में एडमिशन नहीं लेना। वो ये सोच रहे हैं कि शायद उनका अगर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो उसका मुस्तकबिल जो है वो ज़्यादा रोशन होगा। अब वो आर्ट्स में पढ़ के उसे क्या करेगा, बीए वाले को कौन पूछता है आजकल, क्या नौकरी करेगा वो, डायरेक्टली उसका मुस्तकबिल, उसकी नौकरी, आगे से उसके लिए उसकी शादी और जो उन्होंने ख्वाब सजाए होते हैं माँ बाप ने। बच्चा भी हो सकता है कि वो या आर्ट्स में बहुत अच्छा हो, या हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ को एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए जो है वो आर्ट्स का सहारा ले रहा हो। तो अब ऐसी सूरत हाल में माँ बाप क्या किरदार अदा करें, और बच्चा अगर ठीक है, हर बच्चा इतना समझदार नहीं होता इस उम्र में, तो वो उसको आप कैसे समझा सकते हैं, जरा इस बारे में बताइए। देखिए फहीम, इसमें जब अगर बच्चे की इंटरेस्ट आर्ट्स के अंदर आ जाती है, वो अपने आप को आर्ट्स का स्टूडेंट कहता है कि ठीक है वो कोप अप नहीं करेगा, मैथ्स को नहीं देख पाएगा, या वो बायोलॉजी या इस तरह से साइंस सब्जेक्ट्स को नहीं ले सकता, तो डेफिनेटली बीए के बाद या बीए में वो अपने आप को रखने के बाद, आर्ट्स में आने के बाद, जो उसके आर्ट्स से रिलेटेड हमारे कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन उसके बाद उसकी जो फील्ड्स वो लेगा, जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे आर्ट्स का स्टूडेंट की अगर मैं फील्ड्स आपको यहाँ पे काउंट करवाना शुरू कर दूं तो बेइंतहा है और बहुत प्रेस्टीज वाली है। ऐसा नहीं है अगर आपने बीए किया हुआ है आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आप लॉ कर सकते हो, ठीक है, लॉ तो आजकल पता है आपको क्या एक बेस्ट डिग्री होती है, और इनफैक्ट की तो पांचों घी में है आजकल। और फिर दूसरी बात ये समझ लो कि मीडिया की तरफ आ जाते हैं, इंटरेस्ट आपका आ जाता है, आर्ट्स में फिर आपका कंप्यूटर आ जाता है, फिर वो छोटे छोटे कोर्सेज करके अपना नेटवर्क्स की तरफ चले जाते हैं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आ सकती हैं। फिर आजकल एक और नई एक बूस्टअप आया हुआ है पॉलिटिकल साइंसेस के अंदर, ये भी आर्ट्स से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट वहां पे भी जा सकते हैं। जर्नलिज्म आता है, ये भी मास कम्युनिकेशन, ये भी आर्ट्स से रिलेटेड है। तो देखिए आर्ट्स कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसको ये डिफाइन होना चाहिए कि मैंने ये आर्ट्स लिया क्यों था और मुझे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे मुझे क्या करना है। आगे करने के बाद फिर मैं अगर फॉर एग्जांपल मास कम्युनिकेशन की डिग्री ले रहा हूं, या मुझे क्या कहते हैं कंप्यूटर या इस तरह जर्नलिज्म में कर रहा हूं, तो क्या पाकिस्तान में इन चीजों का आगे 5 साल के बाद तक स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा। इसको हमारे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं वो एस्टिमेट करके बताते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि इतने मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स बन चुके हैं पाकिस्तान में राइट अवे, और आफ्टर 5 इयर्स में इतना प्रोडक्ट बन चुका होगा और इतना हमारे पास इसके अंदर एक्सेशन मौजूद होगा कि इतना यूटिलाइज होगा और कितना वेस्ट होगा। तो ये भी तो है ना। अब देखिए अच्छा, स्टूडेंट का किसी भी अपनी एजुकेशन में
मतलब लाइक आपने कहा जैसे आर्ट से कोई भी अगर जिसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं ताकि उस फील्ड में आप जा सकें, अपना इंटरेस्ट देख सकें। यहाँ पे ज़्यादातर जब सब्जेक्ट्स चूज हो रहे होते हैं तो ये देखा जाता है कि नंबर किस में ज़्यादा आ जाते हैं। नंबर किस में ज़्यादा आ ये जाते कहते हैं आप ऐसा करें यार, आप ना फारसी रख लें। अब फारसी में नंबर जो है ना वो आपके आ जाएंगे 90-88 नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल। वो रट्टा लगाना होगा, 4-5 सफ़े, छोटी सी बारीक सी किताब है उसकी, और वो आपके नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जहन में रख के जब आप अपनी तालीम पूरी कर रहे हैं तो वो उसमें क्या हो रहा है, मतलब वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका फ़ायदा है वो आपको इन दी एंड फारसी के पूछने जाएगा 10 साल बाद आपको क्या याद है, आपने पढ़ा था भाई, इतने नंबर लिए थे। कहते हैं हाँ, बाप को पिदर कहते हैं, माँ को मादर कहते हैं, बस। और तो नहीं, यही बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हर एजुकेशन का एक एंड पॉइंट होता है। मेरी अपनी एक ओपिनियन है, चाहे वो आप आर्ट से आए, चाहे आप वो साइंस से जाएं, चाहे वो आप कंप्यूटर से, हर एजुकेशन का एंड पॉइंट क्या है? कभी आपने इस बात पे सोचा कि उसका एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट ये है कि जो एक यूथ है या यंग है या जो भी मैन है, उसके पास क्या स्किल डेवलप हुई है, उसके एंड पॉइंट पे उसकी स्किल क्या डेवलप हुई है। हर एजुकेशन का एक पॉइंट है जहां पे वो एंड होगी। वो जाहिर सी बात है, उसके बाद वो क्या दे रही है एजुकेशन? वो स्किल्स देगी। क्या आपके पास वो स्किल्स आती है? अब वो जब आपके पास वो स्किल्स आएगी तो फिर आप जाके अपने आप को वैल्यूएबल बनाते हो इन डिफरेंट वेज। सही। तो आपके पास जब तक, अब वो मैंने उसी आपकी फारसी से बात की, हमारे पास सब्जेक्ट्स या नंबर्स की दौड़ में लगे हुए, लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं आते उससे। सही है। इस हवाले से मुझे एक बड़ी एक अहम बात करनी है आपसे, जिसका हमें प्रोफेशनल लाइफ में सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, जिस चीज़ का कि एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं फिर आते हैं इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सॉरी, कौन बात कर रहे हैं? मुजम्मिल बात कर रहा हूँ। मुजम्मिल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। मुजम्मिल साहब क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे पूछना था कि अपना मैंने भी इंटर किया है प्री मेडिकल से। ठीक है। और तो मेरा थोड़ा बचपन डिश का इशू आ रहा है, तो मुझे डिजायर्ड प्री मेडिसिन नहीं होगा। तो अब मैं तकरीबन अब आपके पास एक ऑप्शन ये बच्चा है कि या तो मैं अपना एक साल इम्प्रूव करूँ या जाया करूँ अपना एक साल, या तो फिर ये कि अपनी फील्ड स्विच कर दूँ मैं। ठीक है, एक साल जाया करूँ या अपनी फील्ड स्विच कर दूँ मैं? हाँ, मेरा इम्प्रूवमेंट ऑप्शन आ रहा है तो ये मैं फील्ड स्विच कर दूँ, तो इसमें मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि थोड़ा गाइड करने के लिए। समझ आ गई आपको इसकी बात की सारी? हाँ, मुजम्मिल कि क्या मैं फिजियोथेरेपी करना चाह रहा था, फिजियोथेरेपी करना चाह रहे थे आप। आपने आईकॉम किया है, आपके नंबर्स जो है वो ठीक नहीं आए और आप चाह रहे हैं, अभी आप ये चाह रहे हैं कि या मैं स्विच कर दूं या मतलब, ठीक है। प्री मेडिकल किया मैंने। प्री मेडिकल में प्री मेडिकल सॉरी, ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात करते हैं इस हवाले से। देखिए मुजम्मिल, अब जाहिर से ये एक एग्जाम्पल आप समझ लें कि नंबर्स डिज़ायर नहीं आए और स्टूडेंट जाहिर सी बात है टेस्ट में अपेयर हुए होंगे, पेरेंट्स ने अपेयर भी करवाया होगा, लेकिन वो टेस्ट में नहीं क्वालिफाई होते, डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे, MBBS नहीं कर पाएंगे। तो मुजम्मिल को एटलीस्ट ये कि जो ये एक मैं आपको चीज़ बता दूं, जो ये रिवर्स होता है ना कि यार चलें एक साल और अपनी परसेंटेज इंप्रूव कर लें या इस तरह से, ये ना करवाएं पेरेंट्स। अच्छा, यानी कि साल जाया नहीं करना? नहीं, साल बिल्कुल जाया नहीं कराएं। देखिए प्रोफेशनल्स लाइफ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका ईयर, और अगर आपने इसको रिवर्स कर लिया कि चलो ठीक है एक साल में कुछ नहीं होता, फिर अगर वही रिजल्ट अगेन वही आ गया वही, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर दोबारा आप रिवर्स करेंगे। तो जब तक आप अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर पे रखेंगे तो वो आगे कैसे मंजिल तक नहीं पहुंच मंजिल तक सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन्हें क्या करना चाहिए? तो इन्हें ये चाहिए, अब इनका डिजायर ये कि ये फिजियोथेरेपिस्ट शायद बनना चाह रहे थे, इनका इंटरेस्ट है फिजियोथेरेपी की तरफ, ये कह रहे हैं स्विच करें या रिवर्स वापस जाएं? नहीं, तो रिवर्स ना जाए, फिजियोथेरेपिस्ट कर लें। फिजियोथेरेपी के इंस्टीट्यूट मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर ये मेडिकल से ही स्विच करना चाहते हैं तो मेडिकल से अपने आप को दूसरे एंगल से लेकर आए, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे खैर मैं अभी वहाँ पे ऑप्शंस अब्रॉड के नहीं देना चाहता, लेकिन ये है कि अगर ये अपने आप को आगे की तरफ बढ़े तो ज़्यादा बेनिफिट है, और फिजियोथेरेपिस्ट के इंस्टीट्यूट भी मौजूद हैं
आप कहीं से भी कर सकते हैं और अपने आप ये एक को फील्ड है, इंडस्ट्री है ये। बिल्कुल बिल्कुल इंडस्ट्री है, वो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इसके अच्छा, अंदर। एक और बात वो बहुत अहम है। आज एक कंपनी वो ये लिखती है कि हमें MBA स्टूडेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। अब वो क्या तजुर्बा लाजमी नहीं है। अब वो बगैर तजुर्बे के जब वो MBA के स्टूडेंट्स जो हैं वो पास जब वो आते हैं जॉब के लिए, तो वो कंपनी के किसी काम के ही नहीं। वो कंपनी कहती है कि एक्चुअली नहीं, अब आप लोग मतलब मैं आपसे काम नहीं ले सकती। एक कंपनी जो है उसको जो जिस तरह की जो स्किल्स चाहिए वो उनके अंदर है ही नहीं। डिग्री उनके पास पड़ी हुई है, MBA लिखा हुआ है उसके ऊपर, बिल्कुल। शायद उन्हें किताब जो चीजें किताबी चीजें वो सारी आती होंगी, प्रैक्टिकली उनके पास वो सब कुछ नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहते हैं और किस तरह यहाँ गाइड पे करते हैं? बहुत बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है यूनिवर्सिटीज़ की। ओके, देखिए, मैंने पहली बात आपको ये कही थी कि एजुकेशन एक अलग सेक्टर है, ट्रेनिंग एक अलग चीज़ ठीक है। चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, जब तक एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग नहीं जुड़ेगी, जॉइंट नहीं होगी, आपके अंदर स्किल्स नहीं आएगा। आप पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें आप, लेकिन अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी आपके पास तो आपके अंदर वो स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है हमारे पास, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बच्चा वो पढ़ाई में अच्छा ना हो तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो जैसे आप जैसे किसी ट्रेनर के पास अगर लेके जाएं तो उसकी ट्रेनिंग काउंसलिंग से उसका इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ आ सकता है? 100% 100% बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। किसी भी पेरेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल परेशान होने, देखिए जब पेरेंट, हम लोग क्यों इस चीज़ को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो यही है कि पेरेंट्स स्कूलों के मामले में, कॉलेजेस के मामले में, यूनिवर्सिटीज़ के मामले में कॉन्शियस हैं, लेकिन अपने बच्चे के इंटरेस्ट के मामले में कॉन्शियस नहीं है। और फिर अगर उनको इस किस्म की फेसिंग हो रही है कि बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है, एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली वो हमारे पास आए इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। और शाहीन खान साहब के इनके इदारे के नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप अपने बच्चे की तालीम के हवाले से परेशान हो तो कोई मामू चाचू या कोई अपने दामाद को बिठा के फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस फील्ड के प्रोफेशनल के पास जाके मशवरा ले सकते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए और हमें बच्चे को किस तरह गाइड करना है। खैर, फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।